Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर अर्थात ESDAR के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ लेक्चरों में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इत्यादि के बारे में बात करी थी। और अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपने डेटा को कैसे कॉम्प्रेस करते हैं इसके बारे में तो समझ में आ गया होगा। और जो भी हमारे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में जो मेरा पहला स्टेप होता है, सबसे पहला यही होता है कि मैं अपने डेटा को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं इसको कॉम्प्रेस कर लेता हूँ तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर छिपी होती है मुझे आँख से दिखाई पड़ने लगती है। आँख से कैसे दिखाई पड़ती है कि वो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में आ जाता है। तो अब अगर हम आँख से देखने की बात अगर कर रहे हैं तो क्यों ना हम इस फ्रीक्वेंसी टेबल को हम अलग अलग तरीके से ग्राफिक के थ्रू प्लॉट करने की कोशिश करें। फ्रीक्वेंसी टेबल तो एनालिटिक्स का टूल था, लेकिन मैंने देखा कि उसकी वैल्यूज़ को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस क्लास में लोग में आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किस में कम है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो क्यों ना हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए आज से हम अपना एक ग्राफिक्स के बारे में टॉपिक शुरू करते हैं। और हम इसमें आपको भिन्न भिन्न तरीके के जो भी हमारे सांख्यिकी में स्टैंडर्ड ग्राफिक्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे पास जितना भी यहाँ पे समय है और जितना मैं आपको यहाँ पे बता पाता हूँ इस माध्यम से, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जो एलिमेंट्री आपके ग्राफिक्स होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि जब भी मैं कुछ भी आर सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करने की कोशिश करता हूं या मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं जिसके बारे में आपको या तो आता है या आपने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, तो आप क्या करते हो? कभी सोचा है? आप मुझको तो सुनते सुनते हो और साथ में अब अपने दिमाग में पैरेलल प्रोसेसिंग करते हो कि जो आपने पहले पढ़ के रखा था वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपका दिमाग दो जगह डाइवर्ट हो जाता है। और जब मैं आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ पढ़ाता हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, तब आपका पूरा कंसंट्रेशन हमारी बात पर होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं आपको जो भी बताऊंगा आप इसको अपनी ओर से वेरीफाई करने की कोशिश करोगे जो आपने कभी पहले पढ़ के रखा होगा। तो मैं आपको कुछ ग्राफिक्स ऐसे लूँगा जिसके बारे में आपको मालूम है और वही मैं आपको करके दिखाऊंगा जो आपको आता है, अगर आपको सही तरीके से आता है। और उसी चीज़ को मैं आपको आर में करके दिखाऊंगा। और जब आपका भरोसा हो जाएगा फिर मैं आपको छोड़ लूँगा। क्यों? क्योंकि आर में इतने सारे ग्राफिक हैं कि आप उसको अगर मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँ तो पूरा कोर्स खाली ग्राफिक में ख़त्म हो जाएगा। और आर में मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में कि जब हम हेल्प के थ्रू हम बहुत ही सुंदर सुंदर ग्राफिक बना सकते हैं, राइट? तो उन सब चीज़ों को कैसे किया जाए, तो हम आपको जो भी यहाँ पे एलिमेंट्री ग्राफिक्स हैं बताएंगे और जो हमारे एडवांस ग्राफिक है कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं आपको छोड़ लूँगा दौड़ने के लिए। तो आप हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ करके पैदल चलने की कोशिश करिए। जब आप दौड़ने के लायक हो जाएंगे मैं आपको छोड़ दूँगा। आप जितनी तेज़ दौड़ सकते हैं दौड़िए। आर के अंदर भिन्न भिन्न तरीके के हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक्स होते हैं जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स होते हैं। आप उनको खुद से भी सीख सकते हैं। सीखने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप उनको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, राइट? तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस लेक्चर में की जो स्लाइड्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी। उसके लिए आप हमारे होम पेज पे चले जाइए और होम पेज में एक लिंक होगा स्वयं प्रभा। आप स्वयं प्रभा के अंदर आ जाइए और उसके अंदर जो भी आपका कोर्स का नाम है आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स की जो स्लाइड्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और मैंने उसको पहले से वहाँ पे अपलोड कर दिया है।
ओके, तो चलिए हम आज के कोर्स की बात करते हैं और सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप हमारी साइट तक कैसे पहुंचोगे, उसका एड्रेस क्या है। तो हमारे वेबसाइट का एड्रेस है home.iitk.ac.in/tilda/SHALAB/SP। ओके, SP का मतलब है स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ पे पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो, राइट। और स्कैन करके आप अपने इस एड्रेस पर आप डायरेक्ट आ सकते हो। और इस कोड को स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में फ्रीली अवेलेबल कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए, वहाँ पे आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए, हमारे संस्थान का नाम टाइप कर दीजिए और आपको उम्मीद करते हैं कि हमारा होम पेज मिल जाएगा और उस होम पेज पर आकर के आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज इस लेक्चर में आपको खास तौर पर बार डायग्राम्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुझे पता है कि आपको बार डायग्राम आता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बार डायग्राम के ऊपर आज पूरा मैं लेक्चर लगाऊंगा। इसके लिए हमारा कारण ये है कि बार डायग्राम्स को हम कैसे तैयार करते हैं, ये तो 2 मिनट का काम है, लेकिन उसके अंदर हमारी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको यहाँ पे आज बताने की कोशिश करेंगे। और जब आप इन बातों को एक बार सीख जाएंगे तो आगे हम जितने भी तरह के ग्राफ्स करने वाले हैं उसके अंदर आप देखोगे कि एक तरह के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, राइट। उसी तरह के कमांड्स होते हैं कि अगर आपको एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है, वाई एक्सिस पर क्या लिखना है, आपको उनका ग्राफ का रंग कैसे बदलना है, इत्यादि इत्यादि, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल तो यही आता है कि ये ग्राफिक टूल्स हम क्यों इस्तेमाल करें, हमको क्या से मिलने वाला है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जिस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू एनालिटिक वे में आपने अपने बहुत बड़े डेटा सेट को कॉम्प्रिहेंड कर लिया, राइट, उसी तरीके से आप उस डेटा सेट को ग्राफिकल तरीके से भी कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। और जैसे जब आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी तो उसने आपको भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन दी, और उसी तरीके से आप जब ग्राफिकल वे में आओगे तो वो भी आपको उसी इंफॉर्मेशन को एक अलग रूप में दिखाने की कोशिश करेगा। और ये जो ग्राफिक्स होते हैं ना, इनको समझना बहुत आसान काम होता है। और ग्राफिक्स ऐसे होते हैं कि जिसको पढ़ने के लिए आपका जो एजुकेशन लेवल भी वो भी बहुत हाई नहीं होना चाहिए। जो एक कम एजुकेशन लेवल वाला इंसान भी है वो भी इन ग्राफिक्स को बहुत आसानी से पढ़ सकता है। जैसे कोई इंसान अगर मान ली बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और कहीं पर कुछ एक ऐसा सिंबल बना हुआ है, राइट, उसको देखिए, उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ खतरा है। खतरा उसको पढ़ने में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन इस सिंबल को देख करके, खोपड़ी के सिंबल को देख करके समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ खतरा है, राइट। उसी तरीके से हम अगर कोई भी इंसान हो या कोई जानवर भी हो, वो एक्सप्रेशंस को देख करके अपने साथी का, अपने मालिक का, किसी का भी भाव जान सकता है। जैसे कि हम स्माइली की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 3 तरह के मैंने स्माइलीज बनाए हैं। ये आपको क्या दिखा रहे हैं, जो मेरा पहला नंबर का स्माइली है इसका देखिए फेस कैसा है, ऐसा है। और दूसरे नंबर का स्माइली है, ये हमारा ऐसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और थर्ड नंबर का जो लाइन है ये हमारा उल्टा चंद्रमा टाइप का है, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है खाली, और आप देखिए ये जो मैंने इसका स्ट्रक्चर है, सर्किल है, आँख है, ये सब बिल्कुल देखिए एक सी हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। खाली बस यही पार्ट है जो मुंह का पार्ट है कि वो चंद्रमा के आकार का है कि सीधा है कि चंद्रमा का उल्टा है, खाली इसी को देख करके तो पता चल रहा है। इसमें से क्या हुआ, इन चीज़ों को देख करके आप भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंबल दे दिया कि जो स्माइली हमारा खुश दिखाई दे रहा है उसको हम कह देंगे कि वो हैप्पी है। जो हमारा एक जिसका मुंह हमारा फ्लैट है उसको बोल देंगे ओके ठीक है भाई, चलो चलेगा, ठीक चलेगा। इस तरह की फीलिंग कोई दे रहा है तो। और अगर किसी का अगर फेस चंद्रमा के आकार का उल्टा है तो इसको हम बोल देंगे कि ये सैड है, दुखी है, ओके। और इसको हम अपने भिन्न भिन्न सर्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि अगर मुझको कहीं पर किसी कोल्ड ड्रिंक के स्वाद का सर्वे करना है
तो मैंने क्या किया कि मैंने ये 3 स्माइली बना दिए और लोगों को कोल्ड ड्रिंक दे दी और उनसे कहा कि आप इसमें से कोल्ड ड्रिंक को पी करके आप इसका फिर रिस्पांस दे दीजिए। तो वो या तो हैप्पी पे करेंगे या ओके पे करेंगे या वो सैड पे करेंगे। और हैप्पी और ओके पर भी कर सकते हैं कि बोले भाई ठीक है चलो आपने दे दिया तो मैंने पी तो लिया है लेकिन मैं अपने पैसे से खरीद करके नहीं पीऊँगा। इस तरह के भी रिस्पांस आप इसमें से ऐड कर सकते हो। ओके, लेकिन आपने देखा कि आपको ये जो इंटरप्रिटेशन है 1 मिनट में आपको 1 सेकंड में आपको समझ में आ गया। तो क्यों ना हम इसको अपने डेटा के ऊपर इस्तेमाल करें। तो इसलिए ग्राफिकल टूल्स का हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वह डेटा के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन छिपी होती है उसको बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बाहर निकाल देते हैं। ओके, और मैं आपको यहाँ पे एक बात से ज़रूर मैं आगाह करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी मिस्टेक कभी मत करिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत बार देखा है कि लोगों को कहते हुए सुना है कि आप अपनी एनालिसिस में, अपनी रिपोर्ट में, अपनी थीसिस में जितने ज़्यादा ग्राफ्स दोगे उतनी ही आपकी रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी होगी। इस वाली बात को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं चूँकि ग्राफिक्स करने जा रहा हूँ तो मैं फिर से शायद अंतिम बार एक बार रिपीट करूँगा कि ये जो लोग ऐसा कहते हैं ये गलत है। हर एक ग्राफिक का एक इंटरप्रिटेशन होता है, वो एक पर्टिकुलर तरीके की इंफॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश करती है। जैसे आज हम इसके बारे में बार डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में हम हिस्टोग्राम की भी बात करेंगे। अब जो बार डायग्राम होता है ये तो हमारा जब वेरिएबल हमारा एक फैक्टर होता है, डिस्क्रीट टाइप का होता है, यहाँ पे हम उनको ऑब्जर्वेशन को ग्रुप कर सकते हैं, वहाँ पे काम आएगा ये। और अगर कोई हमारा डेटा कंटिन्यूस टाइप का है तो उसमें से आप अगर बार डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पे। और कंटिन्यूस के केस में हमको पता है कि जो हमारा हिस्टोग्राम है वो काम करता है। तो अब अगर किसी भी इंसान के पास फैक्टर का डेटा है, डाइकोटोमस वेरिएबल टाइप का डेटा है, बाइनरी टाइप का डेटा है कि जैसे मेल, फीमेल, गुड, बैड इत्यादि टाइप का, और उसमें से अगर वो हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करता है तो उसको सही नहीं मिलेगा। या अगर हम एक उदाहरण लें कि किसी इंसान ने एक जो हमारा पासा होता है जहाँ पे हमारे पास 6 उसके साइड्स होते हैं, गाइस बोलते हैं जिसको हम, उस पासे को सपोज़ कि 1000 बार फेंका तो उसमें से हमारे पास क्या क्या आने के ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये सब क्या है, ये तो हमारे खाली इंडिकेटर है ना। अब कोई इसमें अगर कोई हिस्टोग्राम बनाने को कह दे तो आर सॉफ्टवेयर तो बना देगा, लेकिन वो आउटकम गलत होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा कोई कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है। ये हमारा इंडिकेटेड वेरिएबल टाइप का है जो ये दिखाने की सिर्फ कोशिश कर रहा है कि जब आपने पासे को रोल किया था तो उसके अपर फेस में कौन सा नंबर आया है। और उसी नंबर को आप अगर कहते हैं कि कंटिन्यूस है तो हम आपसे ये पूछेंगे कि भाई अगर आपका नंबर आया 3 या 4 तो क्या 3.5 भी कोई नंबर आया है? देन आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल तो नहीं है। और जब कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पे हिस्टोग्राम क्यों तैयार करेंगे? और अगर तैयार करने की कोशिश करेंगे तो वो कॉन्सेप्चुअली गलत होगा। और जब कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाती है तो उससे फिर तो उसके आगे हम उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी ग्राफ आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस ग्राफ के जो अंदर की स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करिए कि वो ग्राफ किन कंडीशंस में ड्रॉ किया जाता है और उससे हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं और वह किस तरीके से हमारी सहायता कर सकता है। और उसको आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिस तरह का आपका डेटा है, वहाँ से उसका मेल करने की कोशिश करिए और मेल करने के बाद में आप उस ग्राफ को, जो भी आपका सूटेबल ग्राफ है, आप उसको तैयार कर दीजिए। राइट, तो अब हम आज से यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि आप अपने जीवन में जब भी कभी ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे तो आप सोच समझ करके करेंगे और ये जो एक इस तरह की जो लोग गलतियाँ करते हैं, इस तरह की आप गलतियाँ नहीं करेंगे। राइट, ओके,
चलिए, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, जब आप अप्रोप्रिएट ग्राफ्स और जो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ग्राफ्स आप जब प्लॉट करोगे, वो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। और आपके पास यहाँ आर सॉफ्टवेयर में ग्राफिक बनाने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। वो आपको भिन्न भिन्न तरीके के ग्राफ्स दे देगा, और उससे आपको, ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप उन ग्राफ को देख करके उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल पाते हो। देखिए, ये बात आपको बहुत क्लियरली समझना है कि जो आर है वो सॉफ्टवेयर में जो आपका ग्राफिक्स है वो तो तैयार कर देगा, लेकिन उस ग्राफिक्स से क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो नहीं बताएगा। उसके बारे में तो आपको अपना ही जो भी आपकी नॉलेज है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉलेज को और अपनी जो भी प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं, उन सबको एक साथ रख करके आपको उसमें से सही कंक्लूजन्स निकालना पड़ेगा। ये देखिए, कुछ वैसी ही बात है कि अगर किसी डॉक्टर के सामने किसी ऐसे आदमी का जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक एक्सरे भी आता है, उसका एक एमआरआई भी आता है, उसका एक ईसीजी भी आता है, तो उसके पास डिफरेंट तरीके के ग्राफिक आ जाते हैं। लेकिन जो एक अच्छा डॉक्टर है उन सारी चीज़ों को एक साथ रख करके शरीर के अंदर जो भी कुछ डैमेज हुआ है उसको समझने की कोशिश करता है। और जो अच्छा डॉक्टर होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ हुआ है उसको खाली उन ग्राफिक को देख करके समझ सकता है। और अगर कोई डॉक्टर अच्छा नहीं होता है तो उसकी समझ में नहीं आता है, शायद वो, उसके लिए दो चीज़ों को समझना बहुत कठिन होगा। तो हम सभी ये चाहेंगे कि हमारे देश में सारे डॉक्टर्स अच्छे हों और आप सब भी बहुत अच्छे हों। इसीलिए अच्छा बनने के लिए आपको सही तरीके से नॉलेज को गेन करना बहुत ही आवश्यक है। ओके, तो अब हम जब ग्राफिक की बात करते हैं, हमारे पास ग्राफिक बनाने के बहुत सारे साधन हैं। हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लॉट होते हैं, 3 डायमेंशनल प्लॉट होते हैं, स्कैटर डायग्राम होते हैं, पाई डायग्राम होते हैं, हिस्टोग्राम होते हैं, बार प्लॉट होते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट होते हैं, इत्यादि इत्यादि, और बॉक्स प्लॉट भी होते हैं। तो अब हम इसमें से जो भी हमारे हम अपने कर्व यहाँ पे बना सकते हैं, हम उन ग्राफिक्स को हम बनाएंगे। और ग्राफिक बनाने के पहले हम आपको उसकी जो भूमिका होती है, उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। और आर में इस तरीके के प्लॉट हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे बार चार्ट, बार प्लॉट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, ग्रुप बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, एसेट्रा, हिस्टोग्राम, नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट, बहुत सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जितना भी समय होगा हम उसके हिसाब से चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आज अपना पहला बार चार्ट है उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो बार डायग्राम्स होते हैं, पहले तो मैं बता दूं, ये बार डायग्राम आपने देखे भी होंगे बहुत बार, मीडिया में, न्यूज़ में लोग इस तरीके की बार बना देते हैं। राइट, इसी को तो बोलते हैं बार डायग्राम। अब समझना यह है कि बार डायग्राम क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये जो बार डायग्राम है ना, ये हमारी एब्सोल्यूट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। जो इसकी बार की जो हाइट होती है, ये जो हाइट इसकी है, ये क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस पर आप अगर आओगे तो ये आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा हो जहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज हो, जैसे कि हम कह दें कि अगर मैंने कोई सर्वे किया है एक कोल्ड ड्रिंक के बारे में, कुछ लोगों ने कहा गुड, कुछ लोगों ने कहा बेटर, कुछ लोगों ने कहा ओके, कुछ लोगों ने कहा कि बैड, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, 4 तरीके की कैटेगरी हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक क्वेश्चनर बना लिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन बना दिए, गुड something like this, okay something like this, bad something like this, और मैंने कह दिया, उसको पी करके बहुत क्रोध आ गया तो मैंने ऐसे कर दिया, क्या पिला दिया, मेरा मूड ख़राब कर दिया, कुछ इस तरह का वाक्य मेरे मुंह से निकला। और मैंने ये वाला क्वेश्चनर बना करके जो भी हमारे शॉपिंग मॉल में, हम अगर मान लें कि वहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो जो लोग आ रहे थे मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक पीने को दी और साथ में ये वाला एक
कागज़ पकड़ा दिया जिसके अंदर इस तरह के फेसेस बने हुए थे, और जिस आदमी ने, जिस इंसान ने जो वो कोल्ड ड्रिंक पी, उसके हिसाब से जो उसका रिएक्शन आया उसने यहाँ पे उसको टिक कर दिया। और अंत में अगर मान लीजिए ऐसे हमने 1000 लोगों को कोल्ड ड्रिंक दी है, तो हमारे पास ऐसे 1000 हमारे पास कागज़ आ जाएंगे, और उन कागज़ में से मैंने ये काउंट कर लिया कि इसमें से कितने हमारे हंसते हुए फेसेस हैं, कितने हमारे दुखी फेसेस हैं, इस तरीके के, और उनको मैंने एक एक कैटेगरी दे दी। जैसे मैंने ये कह दिया कि ये जो हमारा जो लोग कोल्ड ड्रिंक पी करके खुश हो गए, इसको मैंने इंडिकेटर दे दिया 1। जो लोगों ने कहा ओके है, ठीक है, उसको मैंने दे दिया 2। जो लोग इस को कोल्ड ड्रिंक को पी करके उन्होंने कहा नहीं ये तो अच्छी नहीं है, उसको मैंने कैटेगरी दे दी 3। और जो लोग बहुत दुखी हो गए कोल्ड ड्रिंक को पी करके, उनको मैंने कैटेगरी दे दी 4। अब देखिए, जो आपका 1000 लोगों का जो रिस्पॉन्स आया था, उसको मैंने एक न्यूमेरिकल कोर्स में कन्वर्ट कर लिया 1 2 3 4। और यही काम तो मैंने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी में भी किया था। लेकिन मैंने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह का डेटा मेरा आया 1 2 4 4 3 4 करके, इसमें से मैंने इन संख्याओं को मैंने काउंट कर लिया था कि कितने हमारे पास 1 है, कितने 2 हैं, कितने 3 हैं, कितने 4 हैं। अब हम इसी चीज़ को बस प्लॉट करना चाहते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे बार्स बनाई हुई हैं एक बहुत सी रफ डायग्राम में, इसके अंदर जैसे ये हमारी पहली बार है, ये हमारी दूसरी बार है, ये हमारी तीसरी बार है, और ये हमारी चौथी बार है, राइट। तो इसमें से अगर इसी को अगर हम लिख दें, ये हमारी बार नंबर है 1, ये बार नंबर 2, ये बार नंबर 3, और ये बार नंबर 4। तो ये जो बार नंबर 1 2 3 4 है, ये हमारी इन्हीं कैटेगरीज़ को यहाँ पर दिखा रही है। अर्थात ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बार नंबर 1 की, ये हमको दिखा रही है यहाँ पर वाई एक्सिस में जो भी इसकी संख्या है कि इतने लोग हमारी कोल्ड ड्रिंक को पी करके खुश हो गए, राइट। उसी तरीके से ये जो बार नंबर 2 की हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हमको दिखा रही है कि हमारी ड्रिंक को पी करके कितने लोग ने कहा ओके है, जैसे ये वाला फेस। और इसी तरह से बार नंबर जो 3 है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और जब हम इसकी वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये मुझको जो लोग इस कोल्ड ड्रिंक को पी करके खुश नहीं हुए, ये उनकी संख्या बता रही है। तो इसको देख करके, बार की हाइट देख करके मुझको ये पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और उसके द्वारा हम इसमें भिन्न भिन्न तरीके के अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कंक्लूजन्स हैं, हम उनको निकाल सकते हैं, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर देख करके ये निकाल सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने लोग ज़्यादा आए हैं, उसके अनुसार हमारा क्या आउटकम होना चाहिए। और इसी तरह से जो हमारी चौथी कैटेगरी है, ये उनकी है जो लोग इस कोल्ड ड्रिंक को पी करके बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। तो जैसे कि छोटे से बार डायग्राम को आपको देख करके पता चल रहा है कि यहाँ पे इस कोल्ड ड्रिंक को पी करके 1000 में से मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि वह इस कोल्ड ड्रिंक के स्वाद से खुश नहीं है, राइट। तो ये देखिए हमारा बार डायग्राम होता है। तो बार डायग्राम में आपने क्या क्या सीखा कि नंबर 1 जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक बार से डिनोट करने की कोशिश करते हैं, और जो बार की हाइट होती है वह हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को दिखाती है। तो इसका मतलब ये है कि बार की हाइट हमारी जितनी ज़्यादा होगी, हमारे उस डेटा में उस कैटेगरी की जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है वह उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए कि ये जो बार मैंने बनाई है, इसके देखिए 2 फैक्टर हैं, एक इसकी हाइट और एक इसकी है विड्थ, राइट। तो अगर हम बार को ऐसा भी कुछ बना सकते थे, ऐसा एक बार ऐसी, एक बार ऐसी, एक बार बिल्कुल पतली सी। तो आपको क्या लगता है, जो आपने अपने पहले कभी बार डायग्राम के बारे में पढ़ के रखा हुआ था, क्या आपको पढ़ करके ऐसा कुछ याद आ रहा है कि बार डायग्राम में जो उसकी विड्थ होती है उसका कोई रोल होता है, राइट। आपको याद अगर होगा तो आपने यही आपको पढ़ाया गया होगा कि बार डायग्राम में जो बार की विड्थ होती है, बार की चौड़ाई होती है, जो मैंने यहाँ पर ऐसे करके देखिए दी हुई है, इसकी चौड़ाई ये है, इस बार दूसरी बार की चौड़ाई इससे ज़्यादा है, और तीसरी बार की चौड़ाई सबसे कम है। ये जो हमारी विड्थ है, इससे बार डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
और अगर आपको ये कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं आपने पहले पढ़ के रखा हुआ था कि इसकी तो विथ से फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले से बताना चाहूँगा कि ये वाला केस हमारा हिस्टोग्राम के केस में होता है, राइट। बार डायग्राम में ऐसा नहीं होता। बार डायग्राम में जो भी हमारी इस बार की हाइट्स हैं वह उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को दिखाती हैं, और जितनी हमारी हाइट ज़्यादा होगी हम उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को उतना ज़्यादा मानेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे बस, राइट। और रिमेंबर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें विड्थ का कोई मतलब नहीं होता है। जो विड्थ ऑफ द बार है ये इममटीरियल होती है और इसका हम कहीं से कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब हम आपको जरा से यहाँ पे एक हम हमारी बार कैसे बनती है और उसका हम कैसे हम उसका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ये टेबल बना दी जहाँ पर मैंने पहले कॉलम में लिया हुआ है क्लास, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी और तीसरे कॉलम में मैंने उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ली हुई है। तो हम यहाँ पे वही वाला अपना नोटेशन मान रहे हैं जो हमने पहले कैसे लिया था कि जो भी हमारे क्लासेस हैं ये हमारे क्या होते हैं, इंटरवल्स होंगे, या हमारे इंटरवल तो यहाँ पे नहीं होंगे। क्यों? ये आपका कंटिन्यूस डेटा तो नहीं है, ये आपका कैटेगराइज डेटा है। कैसे मैंने कहा ना, गुड, बैड, ओके। तो ये जो क्लास है ना, ये उन क्लास को डिफाइन कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया गुड, मैंने कह दिया बैड, मैंने कह दिया ओके, इस तरीके का, जिसको मैंने इंडिकेटेड वेरिएबल से डिफाइन किया है, राइट। आप क्लास को जो मैंने एक कंटिन्यूस डेटा की क्लास में, वहाँ से इसको समझने की कोशिश मत करिएगा। जब हम अपने हिस्टोग्राम में आएंगे तो इसी क्लास को हम कहेंगे कि ये हमारा एक क्लास इंटरवल है। ओके, तो क्लास से मेरा मतलब ये है कैटेगरी, और ये कुछ हमारा वैल्यूज़ होंगी। अब वैल्यूज़ आप 1 2 3 4 की जगह 5 6 7 8 भी ले लीजिए तो मुझे कोई समस्या नहीं, और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे A1 A2 AK-1 AK से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस बनाओगे और साथ में आप वाई एक्सिस बनाओगे। एक्स एक्सिस पर आप क्या लोगे, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप लोगे क्लास, और यहाँ पर अपना A1 A2 इत्यादि AK बनाओगे। अब आप देखोगे कि हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपको फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, चलिए हम लोग पहले। अब मैंने देखा कि क्लास A1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, F1। तो इसको मैंने वाई एक्सिस पर जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि F1 कहाँ पर है, सपोज ये हमारी F1 है, तो मैंने यहाँ पर मैंने एक ये पॉइंट बना दिया, राइट, ये पॉइंट है। अब इसी पॉइंट के अराउंड मैंने एक यहाँ पे बार बना दी। बार की चूँकि विड्थ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो भी आपको विड्थ एक अच्छी लगे देखने में, आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमारी जो सेकेंड हमारा इंटरवल है से F2, मैंने उसको यहाँ पर मार्क कर दिया वाई एक्सिस पे। सपोज हमारा F2 यहाँ पर कहीं पर है, तो ये वाला हमारा A2 के करस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और मैंने A2 के करस्पॉन्डिंग मैंने इस बात को यहाँ पर बार के रूप में दिखा दिया। तो ये देखिए उसी तरीके से हमारे पास AK-1 AK+1 इस तरह की हमारी जो उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये आती जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसीज़ को हम वाई एक्सिस पर दिखाते जाएंगे और एक्स एक्सिस पर हम उनके करस्पॉन्डिंग बार बनाते जाएंगे। तो इसको हम देखिए बोलते हैं बार डायग्राम। और अगर आपको इसी चीज़ को अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बनाना है, तो आप इस वाई एक्सिस पर जो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली है, यहाँ पर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, राइट, और एक्स एक्सिस पर आपके क्लासेस ही रहेंगे। अब मुझे एक चीज़ सोच के बताइए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेने में और सिंपल एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को लेने में क्या अंतर आएगा। देखिए एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी तो 0 से लेकर के इन्फिनाइट के बीच में हो सकती है। तो आपको जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा होंगी तो बार आपस में कॉम्प्रेस हो जाएंगी। अगर हम कह दें कि आपका छोटा सा ग्राफ है और उसमें से आपने वाई एक्सिस पर रेंज ले ली है 0 से लेकर के से 25,000 तक की, तो जो भी और आपकी वैल्यूज़, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ ऐसी हैं जिनकी वैल्यू आपकी है 10, 20, 100, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपकी हैं 20 से 25,000। तो आप देखोगे कि आपकी ये जो 10-20 वाली फ्रीक्वेंसी है इसमें बार की लेंथ बहुत ही छोटी हो जाएगी,
ओके तो इस बात को, इस तरह की सिचुएशन में हम जब भी होते हैं तो हम वहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी तो हमारी ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है, लेकिन जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमारी हरदम 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये 1 होगी, तो हो सकता है कि यहाँ कहीं पर इसका एक मैक्सिमम पॉइंट हो और जो भी आपके बार की हाइट्स हो इसके ऊपर कभी नहीं जाएगी। और शायद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझना भी आसान होता है क्योंकि हम उसको डायरेक्ट परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो इसलिए आप अगर जिस तरीके से आपने यहाँ पे A1 A2 AK लेकर के आपने यहाँ पे जो भी अपने बार बनाए थे उसी को आप यहाँ पे A1 A2 AK में आप y एक्सिस पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हुए आप उनके बार बना सकते हैं। ओके अब इसके बाद जब ये हमारे बार बन जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे भिन्न भिन्न ऑप्शन होते हैं कि आप उस बार के जो अंदर का रंग है आप उसको बदलना चाहते हो। उदाहरण के लिए मैं एक बार का रंग मैं ऑरेंज करना चाहता हूँ, एक बार का रंग मैं ब्लू करना चाहता हूँ, एक बार का जो कलर है उसको मैं येलो करना चाहता हूँ, राइट। उसके अलावा मैं इसमें से उसके अलावा मैं जो एक्स एक्सिस पर मैं यहाँ पे कुछ मैं लिखना चाहता हूँ कि ये हमारी क्या है, जैसे मैंने कह दिया कि कैटेगरीज़ हैं ये हमारी गुड बैड ओके। मैं वाई एक्सिस पर मैं कुछ और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। मैं इस पूरे चार्ट का मैं एक कोई टाइटल यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इत्यादि इत्यादि। ये सब ऑप्शंस आपको आर में अवेलेबल है। मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी शायद आपकी इच्छाएं होंगी उससे ज़्यादा ऑप्शंस आपको आर में मिल जाएंगे। जितने ऑप्शंस आप सोच पाओगे, जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपको आर में उससे ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके तो अब हम देखते हैं कि आर में अगर मुझे अपना बार प्लॉट करना है तो उसको कैसे किया जाए। तो आर सॉफ्टवेयर में बार प्लॉट को तैयार करने का हमारा कमांड होता है बार प्लॉट, BARPLOT। और जो इसमें से हमारे पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने डिफरेंट पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने बार चार्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी विड्थ है, कहाँ पे नाम देना है, एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है, वाई एक्सिस पर क्या लिखना है, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आपको हम देखिए यहाँ पे बताएं, जैसे जो पहला कमांड जो आपको जो कंपलसरी ये देना वो तो आपका जो डेटा है, राइट। तो जैसे भी आपका जो भी हाइट का मतलब ये है कि जो आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रहे हो आपको वही तो आपकी बार की हाइट को निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया हाइट। और ये बात आपको याद रखनी कि जो हाइट होती है ये क्या होती है, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपका ओरिजिनल डेटा नहीं है। ये मैं आपको देखिए साफ साफ यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ओरिजिनल डेटा नहीं है, राइट। इसके बाद आप इसको दीजिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और कुछ हमारे आर सॉफ्टवेयर ने उन ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट भी दे दिया है, राइट। जैसे कि एक ऑप्शन उसमें होता है विड्थ। अब विड्थ को इसने जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 1। अब विड्थ इक्वल टू 1 क्या होता है इसके बारे में मुझे नहीं पता शुरुआत में। तो जब भी आपके पास डेटा आता है मैं आपको हरदम कहता हूँ कि आप उस डेटा के साथ में खेलने की कोशिश करिए। जैसे कि आपके पास कोई अगर छोटा बच्चा आता है ना, तो छोटा बच्चा तो कुछ मुंह से बात नहीं कर पाता है, लेकिन आप फिर भी उस छोटे बच्चे के साथ में बात करने के लिए कभी आप उसके गाल पे हाथ रखते हैं, कभी उसके आप पेट में गुदगुदी करते हैं और आप देखते हैं कि वो बच्चा हमारा कैसे रिएक्ट करता है, राइट। अगर आपने उसके किसी बच्चे के अगर पेट में अगर गुदगुदी करी तो आप यूजुअली देखोगे कि बच्चा हंस देगा, थोड़ा सा हिल जाएगा, तो आपको उसको देख करके अच्छा लगेगा। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि जब भी हम इस बच्चे के पेट में गुदगुदी करेंगे तो ये बच्चा हमारा हंस देगा, राइट। हमने उसके अगर गाल को अगर प्यार से अगर छुआ अगर है तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन अगर कस के दबा दिया तो शायद वो रो भी देगा। तो इसी तरह से जैसे आप उस बच्चे के साथ में आप अपना जो आपके एक्शंस हैं उनको कैसे करोगे, उसी के अनुसार वो बच्चा आपको रिएक्ट करेगा। तो जिस तरीके से आप उस बच्चे के बारे में समझ जाते हो, उसी तरीके से आपको आर में जो ग्राफिक के पैरामीटर्स हैं वो किन बातों को दिखाएंगे आपको उसको भी समझना पड़ेगा,
राइट। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जब कोई भी डेटा लेते हैं तो आप इन पैरामीटर्स को चेंज करने की कोशिश करिए और चेंज करके देखिए कि उस पैरामीटर को चेंज करके क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ पर फिक्स कर सकते हो। राइट। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहें तो विड्थ इक्वल टू 1 जब आप आरंभ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक उसकी बार की विड्थ दिखाई देगी, और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप उसको बढ़ाते चले जाओ। आप अगर चाहते हो कि अलग अलग जो बार की विड्थ आपकी अलग अलग हो तो आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना है। जो मुझे अभी आपका ये लेक्चर लेते लेते जो मुझे एक आइडिया दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर हम विड्थ को अगर हम सी कमांड के साथ में जो अगर हमारे पास 3 विड्थ्स हैं, अगर हम उसको 1 2 3 अगर कर दें तो जो पहली बार बनेगी उसकी विड्थ हमारी का पैरामीटर 1 होगा, दूसरी बार का पैरामीटर 2 होगा, तीसरी बार का पैरामीटर 3 होगा। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो भी एक्सेस पर लीजेंड होते हैं उनका अगर टेक्स्ट देना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, डेंसिटी के बारे में लिखा हुआ है, उसका बॉर्डर कैसा बनेगा, जो भी आप एक्स पर आप एक्सेस पर क्या लिखना चाहते हैं, वाई एक्सेस पर क्या लिखना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर हम एक एक ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे आपको समझाने लगेंगे तो पूरा लेक्चर इसमें ही चला जाएगा। और इसीलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रा सा बार प्लॉट का जो हेल्प है आप वहाँ पे जा कर के देखिए, और आप ये हेल्प को जब आप करोगे तो आपको इसी तरह के आउटकम मिलेंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जब आप उस इन्फॉर्मेशन में आओगे तो वहाँ पे देखिएगा आपको सब कुछ बहुत साफ साफ दिया होगा। जैसे हाइट का मतलब क्या होता है, ये आपका वेक्टर हो सकता है या आपका मैट्रिक्स हो सकता है। अभी तो देखिए आज हम वेक्टर की बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसको मैट्रिक्स की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उससे आपको एक डिफरेंट तरीके का आउटकम मिलने वाला है। उसी देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है विड्थ, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शनल वेक्टर फॉर बार विड्थ। और इतनी तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए कि आप इस आर की भाषा को समझ सकें। राइट। और ऐसी देखिए दिया हुआ है स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस। अब स्पेस को उन्होंने कैसे दिया हुआ है, एज अ फ्रैक्शन ऑफ एवरेज बार विड्थ। राइट। इसके बारे में उन्होंने देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। राइट। और इसी चीज़ को आप अगर ना अपने अगर आर कंसोल में आप करके आप अगर देखना चाहो अगर तो अगर हम मान लीजिए हेल्प बार प्लॉट अगर हम देखिए यहाँ पे टाइप भी करते हैं तो देखिए आपको दे देगा। देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखिए आपको यहाँ पर दी हुई हैं, सब कुछ दिया हुआ है। आपको सिर्फ इतना ही तो करना है, खाली पगला है इसको। आप ऐसे सोच सकते हो कि एक इतना बड़ा आपका आर्ट डेवलपमेंट कोर ग्रुप है जिसमें आदमी बिना कुछ पैसा लिए अपनी स्वेच्छा से लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहा है, इतने बड़े बड़े पैकेज लिख रहा है। और मैं आपको भरोसा करता हूँ इसमें से जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको कोई इसका पैसा नहीं मिलता है। वो सब खाली एक इंसान दूसरे इंसान की सहायता करने की कोशिश करता है। तो एक और हमारा इंसान अपना समय एनर्जी लगा करके लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो आपसे उम्मीद करे कि आप उसको थोड़ा सा समय दे करके पढ़ करके समझ लीजिए, अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी ना। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें हेल्प में जाकर के एक बार आप इसको समझने की ज़रूर कोशिश करिए। हाँ, आप ये सारे कमांड को एक साथ दिमाग में याद नहीं रख पाएंगे, तो जब आपको काम होता है तो आप इसमें हेल्प में आ जाइए और अपने हिसाब से चीज़ों को चुन लीजिए और अपने हिसाब से ग्राफ बना लीजिए। लेकिन जब तक आप पहली बार नहीं पढ़ेंगे और दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो आपको यही नहीं पता होगा कि हम उसमें से अपना कलर के भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मेरे को नहीं पता। राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपको इसका जो बार प्लॉट का कमांड है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आपको जो बार प्लॉट होगा उसमें आपको जो x होगा ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी होगी। तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमने क्या कमांड यूज़ किया है, टेबल। तो हम यहाँ पे जो x का जो फॉर्म होगा ये हम इसको टेबल x के फॉर्म में देंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हमको जो हमारा ओरिजिनल डेटा वेक्टर है उसको हम डायरेक्ट दे देते हैं। ओके। तो इसलिए लेकिन आर सॉफ्टवेयर में आपको ओरिजिनल डेटा वेक्टर को नहीं देना है, बल्कि उसकी जगह आपको टेबल कमांड को यूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल डेटा वेक्टर को पहले आपने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर दिया है और फिर आपने उस एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का बार प्लॉट बनाने की कोशिश करी है। राइट। तो उसी तरह से हमारे पास हम यहाँ पे जो हमको ऑप्शन चाहिए, विड्थ इक्वल टू 1, स्पेस इक्वल टू नल इत्यादि जो उसमें डिफ़ॉल्ट है, जैसे आप लिखा ना नल, इसका मतलब कि जो भी आर ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली है वो यहाँ पे अपने आप से इस्तेमाल हो जाएगी।
तो अब सवाल आता है कि अगर मुझे बार प्लॉट बनाना है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी से तो हमारा कमांड हो गया बार प्लॉट और ब्रैकेट में लिख देंगे हम पैरेंथेसिस में टेबल और ब्रैकेट में डेटा वेक्टर। और अगर यही काम अगर मुझको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की सहायता से करना है तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि आप उसको खाली लेंथ ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे बस, और जो भी आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी आप उसका बार प्लॉट कर लीजिए। तो चलिए अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के थ्रू हम आपको आज बार प्लॉट पहले यहाँ पे पहले स्क्रीन में बना करके दिखाएंगे और फिर हम आपको आर कंसोल में आकर के दिखाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए, मैंने एक यहाँ पे 10 लोगों का डेटा लिया हुआ है और मैंने ये नोट किया है कि इसमें से कितने कितने लोग कौन कौन ग्रेजुएट हैं और कौन कौन नॉन ग्रेजुएट हैं। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं उसको मैंने दिखा दिया है जी से, और जो लोग नॉन ग्रेजुएट हैं उनको दिखा दिया है एन से। ओके, और इतना करने के बाद में मैंने उनको एक एक वैल्यू से, नंबर से मैंने इंडिकेट कर दिया है। तो जी को मैंने इंडिकेट कर दिया है 1 से और एन को मैंने इंडिकेट कर दिया है 2 से। तो अर्थात अगर मैंने कहीं पे लिखा है 1 2, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला इंसान जिससे मैंने पूछा है वह हमारा ग्रेजुएट है, और दूसरा इंसान हमारा जिससे मैंने उसका जवाब पूछा है उसने हमको आंसर दिया है 2, अर्थात वो नॉन ग्रेजुएट है। ओके, अब इसी डेटा को मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैंने एक छोटे से डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया क्वालिफिकेशन से क्वाली। तो देखिए ये आपका डेटा ये आ गया। ओके, अब हम इस डेटा का देखिए बार प्लॉट बनाते हैं। तो बहुत आसान है, आपको बार प्लॉट कमांड का ही तो यूज़ करना है। आपने कर दिया बार प्लॉट क्वेली, राइट। चलिए मैं आपको देखिए, मैं पहले आपको आर कंसोल में करके दिखाता हूँ, राइट। मैं अपनी स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ सो दैट कि आपको जो ग्राफिक विंडो आएगी ये भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये डेटा ले लिया, क्वाली आ गया। अब मैंने इसमें बार प्लॉट किया, बार प्लॉट क्वाली, ये देखिए बन के आ गया। देखा ना कितना अच्छा बार प्लॉट बन के आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि, लेकिन ये क्या वही है जो आप चाहते थे? जो अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बार प्लॉट में हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल होता है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे डेटा में 2 तरह की कैटेगरी हैं, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, और जो हर एक बार की जो हाइट होती है वो उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी बनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये क्या हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास बार बन के आ गई, और एक की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 1, एक की वैल्यू दिखा रहा है 2। तो ये तो कुछ कहीं पे मिस्टेक हो रही है ना, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी तो 2 ही थी, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, जिनको मैंने 1 और 2 की संख्या से इंडिकेट किया था। तो ये क्या हो रहा है? देखिए ये वही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने आपको अभी बताई है। आपको ये जो बार प्लॉट करना है ये आपको अपने ओरिजिनल डेटा पे नहीं करना है, ये आपको इसकी जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज हैं वहीं तो करना है। और एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपका कमांड क्या होता है? टेबल। तो आप अपना जो भी डेटा देंगे आप उसको टेबल कमांड के साथ करिए। और ये देखिए टेबल कमांड के साथ आप जब करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे 2 बार मिल रही हैं, और देखेंगे आप बार की हाइट देखिए, पहली के यहाँ पे लिखा हुआ है 1, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 7। आप हमारा जो कर्सर है वहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ 7। इसका मतलब ये है कि कैटेगरी 1 की हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। और कैटेगरी 2 में देखिए 3, राइट। और अगर अपने यहाँ पर कोशिश करिए तो देखिए आपके पास 1 और 2 की संख्या कितनी है? चलिए हम काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 हमारे थे कैटेगरी 1 में, और 2 1 2 3, तो 3 थे हमारी कैटेगरी 2 में। तो यही तो हमारा ये जो भी आपका बार प्लॉट आया है वो आपका इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए ये जो आपने बनाया था ये आपने एक गलती करी थी, ये आपका बार प्लॉट गलत है। लेकिन और देखिए यहाँ पे आपने क्या मिस्टेक करी है? आपने यही मिस्टेक करी है कि यहाँ पे आपने वेरिएबल को डायरेक्ट ले लिया, आपने जो ओरिजिनल डेटा है आपने उसको ले लिया है, और जबकि बार प्लॉट हमारा जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर आता है। और इसीलिए ये देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे 1 और 2, जो उसकी वैल्यूज़ हैं 1 और 2 उसी को तो दिखा रहा है वो। ओके, और यही देखिए आपने सही तरीके से निकाला जब आपने कहा, पहले आपने एक डेटा निकाल लिया टेबल क्वाली, तो देखिए ये आपका इसी तरीके का वैल्यू आ जाएगा 1273, और इस डेटा का आपने यहाँ पर
बार प्लॉट कर दिया। तो देखिए अब आपको सही बार प्लॉट यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 7, ये 7 देखिए इसको करस्पॉन्ड कर रही है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, ये 3 किसको करस्पॉन्ड कर रही है, इसको। अब हम इसी के अंदर देखिए बहुत सारे हम अपने ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है इन दो बार्स का, मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कुछ लिखना है, वाई एक्सिस पे कुछ लिखना है, मुझे यहाँ टाइटल देना है। इसको हम आगे अभी और उदाहरण लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसी बार प्लॉट को अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो अब आपको पता है ये तो बहुत ही आसान हो गया। जैसे मैंने केबल कॉली का जो कमांड था उसको मैंने लेंथ ऑफ कॉली से डिवाइड कर दिया, तो मुझको देखिए इस तरह की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 0.7 और 0.3, और इसी डेटा का जो आउटकम आया है इसको हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे बार प्लॉट की सहायता से। तो देखिए आपको ऐसा यहाँ पर ऐसा बार प्लॉट मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि देखिए ये जो 0.7 है ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, और ये जो 0.3 है जो दूसरे बार की हाइट है ये आपको इस 0.3 को करस्पॉन्ड कर रही है। तो ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि जो आपके सॉफ्टवेयर का आउटकम आ रहा है क्या वही आपको जो आपके कॉन्सेप्ट है उससे वो कैसे उसका मेल आएगा, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम देखिए आर सॉफ्टवेयर में आपको इसी जो भी अपने प्लॉट को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की सहायता से करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान देखिएगा ये जो यहाँ पे 7, 8 ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा कमांड को ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन बार में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो तो उसी परसेंटेज में है। तो देखिए जैसे ही मैंने किया, मैंने एंटर किया, तो देखिए वैल्यूज़ हमारी 0.1, 0.2 से लेकर 0.7 तक हो गई, लेकिन बार में कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि ये तो परसेंटेज में है। राइट, ओके, चलिए अब हम एक और आपको छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उसके अंदर बार चार्ट के अंदर क्या क्या हमारे ऑप्शंस होते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इस उदाहरण में क्या ले रहे हैं कि हमारे पास किसी दुकान में 3 सेल्स पर्सन हैं, और तीनों सेल्स पर्सन को मैंने एक कोडिंग कर दी है 1, 2, 3। जो पहला सेल्स पर्सन है उसको मैंने दिखा दिया 1, दूसरे को 2, और तीसरे सेल्स पर्सन को मैंने दिखा दिया है नंबर 3 से। अब जो हमारी दुकान में जो हमारे 100 कस्टमर आते हैं और उसको हम ये देखते हैं कि किस सेल्स पर्सन ने उनको हैंडल किया है। तो जैसे और इस तरह का डेटा हमारा जो 1, 2, 3 के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा पहले लिखा हुआ है 1, 1, अर्थात कि जो हमारे पहले 2 कस्टमर्स आए हैं उसको सेल्स पर्सन 1 ने हैंडल किया है। ऐसे ही हमारे जो हमारा 3rd कस्टमर आया उसको हमारा सेल्स पर्सन 2 ने हैंडल किया है, और इसी तरह का डेटा हमारे पास ये 1, 2, 3 के टर्म्स में 100 वैल्यूज़ आ गई हैं। ओके, तो इस डेटा के ऊपर हम अपना बार प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस डेटा को एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया सेल्स पर। राइट, आप देखेंगे यही डेटा जो ऊपर है इसको मैंने यहाँ पे आर में कॉपी कर लिया है। अब जरा सा हम चलिए जरा इस डेटा के ऊपर हम अपना बार प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं और अपनी चलिए आपको ग्राफ अच्छे से देखना चाहिए तो मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ओके, मैंने इस डेटा को देखिए यहाँ पे कॉपी कर लिया, आप ये देख सकते हैं सेल्स पर करके ये डेटा आपका है। और इसी के अंदर आपको अगर बार प्लॉट बनाना है तो कैसे करना है, आप इसमें टाइप कर दीजिए बार प्लॉट। देखिए मैंने बार प्लॉट टाइप कर दिया। सोचिएगा मैंने कोई गलती करी कि नहीं करी है, मैंने लेकिन एंटर कर दिया। देखा, मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझको रोकने की कोशिश करिएगा। शायद आपको नहीं समझ में आया और मैंने गलती कर दी। क्या आपको ऐसे ही कुछ बार प्लॉट की उम्मीद थी? अब आप मुझ पर हंस रहे होंगे। नहीं, क्योंकि मैं उसी गलती को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, मैं गलती रिपीट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ गलती करी है, लेकिन आप गलती मत करिएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरीज थी, तो आपको पहले इनकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकालनी चाहिए और उसके बाद आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकाली और इसको मैंने प्लॉट किया। राइट, आप अगर देखोगे तो इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी आती है, आप देख सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आप उसको मैच कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी आ रही हमारी 28, 43, 29, अर्थात
सेल्स पर्सन 1 ने 28 लोगों को हैंडल किया है, सेल्स पर्सन 2 ने 43 लोगों को हैंडल किया है और सेल्स पर्सन 3 ने 29 लोगों को हैंडल किया है। और देखिए यही यहाँ पर ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए 28 यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं 43 है और यहाँ पे देखिए 29 है। अब देखिए यही समस्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है ये 40 तक का है और आपकी ये जो बार है ये ऊपर तक गई है। अब ये कहाँ तक गई है इसको देख के समझ में नहीं आता है। तो इसी चीज़ को आप अगर मान लीजिए अपनी अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर लिख लेते हो तो ये आपको बहुत अच्छे से दिखा देगा, राइट। तो चलिए पहले हम आपको स्लाइड में दिखा दें, फिर हम इसमें वापस आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको यही वाला कर्व दिखा दिया जो कि मैंने अभी मिस्टेक करी है। तो ये कर्व तो बिल्कुल गलत है, ये आप कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे। और फिर आपको क्या करना है, पहले आपको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और आप उसका बार प्लॉट बनाओगे तो देखिए ऐसा आपको कर्व मिल जाएगा और ये आपको समझ में आ रहा है, राइट। और इसी में आपको अगर देखिए अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर आपको ये निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खाली यहाँ पे बार प्लॉट और जो टेबल के साथ में आपने कमांड दिया था उसको आपको लेंथ ऑफ सेल्स पर्सन से आपको डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए एक बार हम इसको भी यहाँ पे आर में करके देख लेते हैं। राइट, है ना। तो ये देखिए ये आपका देखिए 0.1, 0.2, 0.3 करके ऊपर तक आ गया। अब ये आपका देखिए 0.7 तक नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। आप अपने ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो आपके लीजेंस होते हैं आप इनको हैंडल कर सकते हो, राइट। अब हम देखिए इसमें कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। हम अपने इस ग्राफ में एक हमको मान लीजिए टाइटल डालना है। मैं आपको एक एक करके कमांड में दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि उन कमांड से क्या क्या होता है। अगर मैं एक साथ सबको लिख दूंगा तो शायद आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैंने देखिए इसी कमांड में मैंने लिख दिया मेन इक्वल टू कस्टमर्स अटेंडेड बाय सेल्स पर्सन। ये जो हमारा मेन है ये हमारा इस बार चार्ट में और आप आगे भी देखोगे कि बहुत सारे ग्राफिक्स में जो हमारा चार्ट का टाइटल होता है, ग्राफ का टाइटल होता है, ये उसको देने के काम आता है। तो मैंने लिख दिया मेन इक्वल टू दिस और इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हम उसको एस वहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो मुझे अपना जो भी टाइटल देना है अपने ग्राफ को उसको मैंने डबल कोट्स में लिख करके अपने पैरामीटर मेन के सामने लिख दिया। तो देखिए आपको यहाँ पर जो अगला ग्राफ मिलेगा एंटर करने के बाद में उसमें देखिए ये आपको यहाँ पर मिल गया और यही यहाँ पे टाइटल लिखा है जो आपने ऊपर देने की कोशिश करी है। तो चलिए पहले हम इनको यहाँ पे स्क्रीन पे समझ लेते हैं, फिर हम आपको आर में करके एक साथ दिखाएंगे, राइट। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पर कि देखिए ये जो आपके डिफरेंट बार्स आए थे यहाँ पे हम इनको एक नाम देना चाहते हैं, SP1, SP2, SP3 और साथ में हम एक्स एक्सिस पर भी लिखना चाहते हैं SP1, SP2, SP3 क्या है, सेल्स पर्सन है। और उसी तरीके से हम वाई एक्सिस पर ये लिखना चाहते हैं कि वाई एक्सिस हमारे 10, 20, 30, 40 क्या चीज़ दिखा रहा है। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। तो ये 3 काम कैसे करे जाएं, ये वाला काम तो आप पहले कर चुके हो तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। चलिए हमने जो काम आप कर चुके हो हम इसको एक पीले रंग से हम काट देते हैं सो दैट कि आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, मेन आपको समझ में आ गया, राइट। अब हम देखिए क्या करते हैं कि अगर मुझको यहाँ पर कमांड अगर एग्जीक्यूट करना है सच दैट कि हमारे पास यहाँ पे SP1, SP2, SP3 करके बार के टाइटल आ जाएं, हर बार के नीचे लिख करके आ जाए, उसका मेरा कमांड है names.arg और इसको हम सी कमांड के साथ में यूज़ करते हुए डबल कोट्स में जिस ऑर्डर में मुझको अपने बार के नाम देने हैं हम उसको डबल कोट्स में लिख करके उसी ऑर्डर में इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे SP1, SP2, SP3, राइट। और देखिए यही आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमको अगर अपनी एक्स एक्सिस पर जो मुझको अपना एक टाइटल हम देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है सेल्स पर्सन और ब्रैकेट में हम लिखना चाहते हैं SP, उसको देने के लिए हमारे पास कमांड है xlab और xlab को भी हम इक्वलिटी साइन के साथ में डबल कोट्स में हमको जो भी टाइटल देना है हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। और उसी तरह से y एक्सिस पर अगर आपको जो भी अपना टाइटल देना हो उसको लिखने के लिए हमारे पास कमांड है ylab, तो xlab, ylab और जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं उसको हम डबल कोट्स में यहाँ पर लिख देंगे जैसे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ऐसे ही मिल जाएगा।
ओके, तो चलिए हम इसको आपको दिखा दें, इसके पहले कि हम और सारे कमांड्स को भी इस्तेमाल करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये वाला दिखा देते हैं कि आपने खाली यहाँ पे देखिए, इसी ग्राफ में मैं इसका स्क्रीन को साफ़ कर देता हूँ और देखिए यही आपका पहले वाला ग्राफ था, इसमें मैंने खाली एक कमांड को जोड़ लिया कि मुझे टाइटल चाहिए, राइट। तो इस कमांड को पहले मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, तो देखिए क्या आ गया, कस्टमर्स अटेंडेड बाय सेल्स पर्सन, राइट। और अगर देखिए इसी कमांड को आप अगर यहाँ से हटा दीजिए, आप अगर जैसे देखिए है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है अटेंडेड बाय सेल्स पर्सन, आप अगर मेन को हटा दीजिए और अगर मेन को आप अगर ये कुछ देना चाहते हैं, सपोज हम कहना चाहते हैं आर कोर्स, राइट। तो देखिए ये आपको यहाँ पे आर कोर्स टाइप कर देगा, आपके सामने हो गया। इसी तरीके से आप कुछ भी देना चाहें आप उसको आराम से दे सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे जो मैंने अगला ऑप्शन आपको दिखाया है, अगला ऑपरेशन करके दिखाया है, उसको हम आर में आपको करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस कमांड में आप अगर ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे मेन करके मैंने जो भी अपना जो भी है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स करके एक्स लैब, वाई लैब और जो names.arg मैंने उसको यहाँ पर देने की कोशिश करी है, राइट। आप इसका स्क्रीन अगर देखोगे तो देखिए पूरा कमांड ऐसे आ रहा है, राइट। लेकिन मैं आपको ग्राफिक दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ। ओके, आप देखोगे आपको देखिए यहाँ पे सब कुछ मिल गया, सेल्स डॉट पर्सन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे SP1, SP2, SP3 आ गया, यहाँ पे अब नेम नंबर ऑफ कस्टमर्स आ गया, यहाँ पे आपका कस्टमर्स अटेंडेड बाय सेल्स पर्सन आ गया, राइट। उसी तरीके से आपके पास आर में देखिए और भी ऑप्शंस हैं कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे इनका कलर भी अगर चेंज करना चाहते हो तो देखिए ये तो कमांड में सब पहले से इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं इसका आपको इस्तेमाल बता चुका हूँ, तो इसको मैं काट रहा हूँ। और जो हमने एक नया चीज़ यहाँ पर ऐड किया है वो है COL। जैसे COL हमारा ऑप्शन है, इसमें बार को डिफरेंट तरीके के कलर्स देने का। तो हमको जिस ऑर्डर में जिस बार को कलर देना है हम उसी ऑर्डर में यहाँ पे कलर्स के नाम लिख देंगे। जैसे मैं, और इसका हमारा पैरामीटर क्या होता है, COL, राइट। तो COL इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया C और साथ में मैंने रेड, ग्रीन, ऑरेंज कर दिया। तो देखिए इसको जब आप आउटकम लेंगे, आपकी पहली बार रेड कलर में आ गई, दूसरी बार ग्रीन कलर में आ गई, तीसरी बार आपकी ऑरेंज कलर में आ गई, राइट। ये तो देखिए, तो चलिए अब हम इसी कमांड को आपको हम आर में करके हम दिखाते हैं, राइट। तो चलिए हम इस कमांड को यहाँ पर हम पहले कॉपी कर लेते हैं और इस कमांड को हम आर में पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपने पहले अपना ग्राफ बना के रखा था और जब मैं यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए ये इसके हमारे कलर्स अपने आप से चेंज हो गए, बाकी हमारी इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी ही रही, राइट। तो देखा आपने कि इसके कलर्स को चेंज करना कितना आसान काम है। और अगर आप इसको मान लीजिए अगर ऑरेंज की जगह आप अगर ब्लू करना चाहते हैं तो आप इसमें ब्लू टाइप कर दिए, तो देखिए आपका ब्लू हो गया, राइट। आप अगर इसको अगर ग्रीन को आप अगर मान लीजिए कलर बदलना चाहते हैं, इसको आप मैजेंटा करना चाहते हैं तो आप इसको मैजेंटा कर दीजिए। तो देखा ये तो बहुत ही आसान काम है। ओके, सो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में रुकेंगे और इस लेक्चर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी एक छोटा सा आपका बहुत ही आसान सा प्लॉट था, बार प्लॉट। और इस बार प्लॉट में आपने देखा कि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उनको हम कैसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं एक्चुअली। लेकिन आसानी तभी है जब आप इसके हेल्प मेन्यू से आप इसके कमांड्स को पढ़ करके समझ चुके हैं। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे कलर्स को चेंज किया तो रेड के लिए मैंने लिखा RED रेड, मैजेंटा के लिए लिखा MAGENT। उसी तरह से हमारे पास आर की अपनी कलर कोडिंग होती है और ये आपको उसके हेल्प मेन्यू में जा करके देखना पड़ेगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर तरीके का कुछ अगर रंग देना है तो उसको हम वहाँ पे उसके लिए क्या हमारा कोड होता है, हमारा क्या कमांड होता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप जो वहाँ पे टिक मार्क्स बने हुए हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। एक्स और वाई एक्सिस पे जो डिफरेंट तरीके के जो हमारे और पैरामीटर्स होते हैं, चार्ट के और पैरामीटर्स होते हैं, आपको सब टाइटल देना है इत्यादि इत्यादि, आप उनको सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, आस्पेक्ट रेशियो कंट्रोल कर सकते हो इत्यादि इत्यादि, राइट। तो लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप देखिए, आपको मैंने कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव चीज़ होती हैं जो हम यूजुअली बहुत सारे चार्ट में कॉमनली यूज़ करते हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिया और आपको मैंने दोनों करके दिखाया, स्लाइड में भी और लाइव भी। तो अब आपको ये तो देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि इसको करना बहुत कठिन काम नहीं है।
हाँ, आप मुझसे ये ज़रूर पूछ सकते हो कि आपने तो वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, लेकिन आप उसके पहले की बात सोचिए कि मैंने भी उसको सीखा था और मैं तो खाली वहाँ, और जो मैंने स्लाइड्स तैयार कहीं टाइप की वो भी तो मैंने खुद ही टाइप किया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, उसके कारण हमारा इस लेक्चर के टाइम में कोई समस्या है, इसलिए मैंने उसको वहाँ से कॉपी किया है। लेकिन कॉपी करने के लिए पहले आपको टाइप करना पड़ेगा और क्या टाइप करना है ये आपको सीखना पड़ेगा और ये हर इंसान को अलग अलग सीखना पड़ेगा। तो आप इन छोटे छोटे आप एग्जाम्पल लीजिए, आप इन उदाहरण को लीजिए और कमांड को कॉपी करने की जगह टाइप करिए। जब आप टाइप करोगे तो आप बहुत सी मिस्टेक करोगे, कभी आप कॉमा लगा दोगे, कभी डबल कोट लगा दोगे, कभी सिंगल कोट लगा दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जितनी बार आप मिस्टेक कर रहे हो आपको आइंदा से वो वाली मिस्टेक नहीं करनी है। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और मिस्टेक नहीं करिएगा। और मैं आपको अगले लेक्चर पे मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।